हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे के क्वेश्चंस। आज के स्टूडियो में आपके लिए करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 के क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आपके सामने देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो भाई आपको दो लीनियर इक्वेशंस हर पार्ट में दी हुई है, पेयर दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। उसके लिए आपको A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 कैलकुलेट करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो दोनों इक्वेशन मेरे पास है 3x + 2y = 5 और दूसरा इक्वेशन मेरे पास है 2x - 3y = 7। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था ये। यहाँ पर मेरा जो A1 है वो 3 हो गया, B1 जो है वो 2 हो गया और C1 जो है वो -5 हो गया। एंड इसी तरह आप देखिए A2 जो है वो 2 हो गया, B2 जो है वो -3 हो गया और C2 जो है वो -7 हो गया। सो देयरफॉर A1 by A2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 3/2। इसी तरह अगर आप निकालेंगे B1 by B2 तो वो आपका हो जाएगा -2/3। देखिए वैल्यूज ही पुट करनी है सिर्फ। और C1 by C2 की अगर मैं बात करूँ तो दैट विल बी 5/7। देखो वैसे तो -5 में -7 है बट वो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है, कंसिस्टेंट की अगर बात करें तो अगर आपका A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 आ जाए तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो A1 by A2 है 3/2 और B1 by B2 है -2/3। इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे आप, सिंस A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 देयरफॉर तो आपका जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो गई। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन एग्जिस्ट करना, इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं आना। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं आए, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट हो गया और इसमें मैंने आपको सोल्यूशन नहीं बता दिया विद यूनिक सोल्यूशन, यानी कि इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। अब बस इसी तरह से करते जाओ। मैंने आपको बताया था, रिकॉल करा देता हूँ कि इस तरह के इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो a होता है, कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में आके बनता है वो c होता है। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ऐसे ही आप निकाल सकते हो। चलिए चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन है 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 4x - 6y = 9। सो 4x - 6y = 9। तो देयरफॉर A1 2 B1 is -3 and C1 is -8 and A2 is 4, B2 is -6, C2 is -9। So clearly A1 by A2 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, A1 by A2 is -2/3, B1 by B2 is -3/4 और आपका C1 by C2 दैट इज 8/9। तो यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो A1 by A2 है, A1 by A2 वो नॉट इक्वल टू आ गया B1 by B2 के। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस और इक्वेशंस कुछ भी लिख सकते हो आप, इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। तो ये हो गया आपका। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 में अगर इक्वेशन देखें हमारे पास है 3/2x + 5/3y = 7, 3/2x + 5/3y = 7 और जो सेकेंड इक्वेशन है that is 9x - 10y = 14. So we have 9x - 10y = 14. So clearly A1 is 3/2, B1 is 5/3, C1 is -7 and A2 is 9, B2 is -10, C2 is -14। तो अब यहाँ पे भी निकालिए आप
देयरफॉर A1/A2, देखिए A1 है आपका 3/2 डिवाइडेड बाय A2 जो है वो है 9। देखिए ऐसे जब मल्टीप्लाई करना हो स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो, नीचे वाले डिजिट के नीचे 1 लगा लो, 9/1 कर लो इसको। और अब आप क्या कर सकते हो, 3/2 मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल कर लो 9/1 का, 1/9 हो गया। इस तरह करते हैं तो ये क्या होगा, इससे 3 1 3, 3 3 9, तो 1/6 आ गया। इस तरह निकल सकता है। इसी तरह अगर हम करें A1/A2 के बाद B1/B2, B1/B2, B1 इज़ 5/3, पहले की तरह ही B1 इज़ 5/3 डिवाइडेड बाई B2 इज़ -10। तो फिर से वही करो, -10 के नीचे 1 लगा लो आप, तो ये भी रैशनल नंबर बन गया। और अब 5/3 तो ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ भी बोली 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो -1/6। तो देखिए ये मैग्नीट्यूड तो सेम है 1/6, बट साइन सेम नहीं है, तो ये नंबर्स इक्वल नहीं कराए जाएंगे। तो अगेन since A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore pair of linear equations is consistent with unique solution। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही पेयर वैल्यूज है एक्स वाई का जो सेटिस्फाई करेंगी इस सेट ऑफ इक्वेशंस को। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट की इक्वेशन भी स्टूडेंट्स नोट करते हैं। फोर्थ पार्ट से इज 5x - 3y 11, 5x - 3y 11, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज -10x + 6y - 22, -10x plus 6y is equal to -22. So clearly A1 is coefficient of x, B1 is coefficient of y, C1 is constant taking it on the left hand side. Similarly A2 is -10, B2 is 6 and C2 is 22. So clearly what is A1/A2 students? A1/A2 is 5 upon -10, that means -1/2. Similarly, B1/B2 is -3 upon 6, that is again -1/2. And C1/C2 is -11 upon 22, that is again -1/2. तो आप देखिए तीनों इक्वल आ गए। तो मेरे पास आ गया since A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। देखिए दो केस में कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। पहला तो जो 3 पार्ट्स में आया पहले, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा, जब ये तीनों इक्वल आ जाए, जो ऐसे कि आपके सामने आए हैं। पहले केस में क्या था, जब वो इक्वल नहीं आते पहले दो रेशियोज, तो यूनिक सोल्यूशन होता है। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, लेकिन कह रहा है वो भी कंसिस्टेंट जाएगा। क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विथ infinitely many solutions, infinitely many solutions। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट पार्ट। चलिए चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5। तो ये रूल्स भी आपको इसी बारे याद हो जाएंगे जो हमारे पास आते जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट की बात करें, 4/3x + 2y = 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखिए A1 जो है आपका, दैट इज 4/3x कोएफिशिएंट ऑफ x, B1 is coefficient of y, that is 2, and C1 is -8. Similarly, A2 coefficient of x from the second equation 2, B2 coefficient of y from the second equation 3, and C2 constant on the left hand side from the second equation, that is -12. So therefore A1/A2 is अच्छा यहाँ से आप x हटा देंगे, यहाँ x का कोई काम नहीं है। So A1/A2 is 4/3 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले की तरह नीचे 1 लगाएंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 और इनटू लगा के रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो यू आर गेटिंग 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 3, सो 2/3। इसी तरह अगर निकालें B1/B2, सो B1 इज़ 2 एंड B2 इज़ 3, एंड आप निकालेंगे C1/C2, so C1 is -8 and C2 is -12। so here you will do the cancellation part। कर लीजिए, माइनस से माइनस कटेगा, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, so you are again getting 2/3। तो यहाँ देखिए तीनों में फिर से सेम आ गया। तो फिर से वही पहला पार्ट हो गया जो इससे पहले किया है, मतलब फोर्थ पार्ट वो आ गया कि सिंस
A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. Therefore, pair of linear equations is consistent with infinitely many solutions. स्टूडेंट्स देखो, इनकंसिस्टेंट तो आया ही नहीं इसमें किसी पार्ट में। हमने 5 पार्ट अब तक कर लिए, पांचों पार्ट में कंसिस्टेंट ही आ रहा है। और इनकंसिस्टेंट क्यों नहीं आया? इनकंसिस्टेंट कब आता? जैसे आपके देखिए इस लास्ट पार्ट में ये हम देखें, हमने जो रिलेशन निकाला है अभी ये हमारा रिलेशन आया है लास्ट पार्ट के अंदर, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास आ जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसा आ जाए तो आप लिखेंगे कि भाई इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिला है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये आप ध्यान रखना, प्रो टिप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन 4 की अगर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स, तो इसका जो क्वेश्चन है इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 क्वेश्चन पे कंबाइन करके बनाया हुआ है। एक हमने सीखा था ग्राफिकली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कि कैसे वैल्यूज निकाली जाती हैं, और दूसरा लास्ट वीडियो में सीखा था हमने ये। दूसरा हमने अभी सीखा कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे निकाला जाता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की हेल्प से। उनको कंबाइन करके नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया। कैसे? देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। कि भाई आपको 4 पार्ट दे दिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 2y इज इक्वल टू 10। आपको बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस की अगर बात करें तो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो भाई वो तो पहले आप, जैसे मैंने क्वेश्चन 3 किया है A1/A2 वाला करके, B1/B2 C1/C2 करके आप बता सकते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इन केस आपका आंसर इनकंसिस्टेंट आता है, जो मैंने अभी लास्ट में समझाया कि आपका आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, उस केस में आप बोलेंगे भी देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, तो फिर तो करना ही नहीं आगे। लेकिन अगर आपका कंसिस्टेंट आ जाता है तो फिर ग्राफिकली आप सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ग्राफ बना के दिखाया था, आप मेरा लास्ट वीडियो इसके लिए जरूर देखो। तो जैसे मैंने कहा, पहला काम ग्राफ बनाना, वो लास्ट वीडियो में सिखाया था। दूसरा काम जो अभी भी क्वेश्चन 3 किया, उनको जोड़ के क्वेश्चन बन गया। तो ये आप जरूर कर लेना। सारे सोल्यूशंस आपके सामने यहाँ लगे हुए मेरी ही लिखी हुई बुक के द्वारा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए फिर से हम वर्ड प्रॉब्लम से आ गए स्टूडेंट्स। सोल्यूशन लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे बाय द वे बता दूं, जो क्वेश्चन 4 है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो उसको जरूर ढंग से कर लेना। और इन केस नहीं हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। होगा दूसरे वर्ड प्रॉब्लम से बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर आते हैं सीबीएसई के अंदर। आजकल तो केस स्टडीज का जमाना है, तो एमसीक्यूज का, तो वहाँ पे बहुत इनके लिए स्कोप बन जाता है। तो अब जरूर वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से करना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्या मतलब हुआ कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 मीटर है, और इस गार्डन की लेंथ जो है, वो जो विड्थ है उससे 4 मीटर ज़्यादा है। तो बताओ भाई गार्डन की डायमेंशंस क्या है? तो हम क्या करते हैं, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन। ऑफ कोर्स गार्डन आपका रेक्टेंगुलर है, ध्यान रखिएगा। हम उसको मान लेते हैं x मीटर, और ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, उसको मान लेते हैं y मीटर्स। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर रिलेशन को लिखे तो ये दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 4 मीटर। लेंथ को आपने क्या सपोज किया था? लेंथ को आपने सपोज किया था x, विड्थ को आपने क्या सपोज किया, जिस विड्थ को आप ब्रेड्थ भी बोल सकते हो, तो आपने सपोज किया y प्लस 4। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू y प्लस 4। अब इसी रेक्टेंगुलर गार्डन का हम निकालते हैं पेरीमीटर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपका l है x और b है y, ये आपका आ गया। ये पेरीमीटर है, इसके हाफ की बात करें तो हाफ कितना होगा, हाफ द पेरीमीटर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। हाफ के लिए क्या करेंगे, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका हाफ आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हाफ द पेरीमीटर हो गया x प्लस y मीटर। क्वेश्चन में दिया था हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस y शुड बी इक्वल टू 36।
ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट आपको इक्वेशन समझ आए होंगे। अब करना क्या, उससे पहले फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब वो कैसे निकाले, डायमेंशंस तो एक्स वाई है। इक्वेशन 1 में आपके पास x की वैल्यू है y+4, पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 into, इस मेथड पे कौन सा मेथड बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x की वैल्यू y+4 पुट कर देते, तो y+4 प्लस y इज इक्वल टू 36, यह आ गया प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 32 और आपका y आ गया 16, 32/2 16। तो y की वैल्यू 16 मिल गई। y क्या था, विड्थ या ब्रेड्थ था, तो वो मेरे को मिल गई 16 सॉरी। अब y की वैल्यू पुट कर दो 1 में, ऑल्सो x इज इक्वल टू y+4 मेरे पास था, देयरफॉर x इज इक्वल टू y की वैल्यू 16 पुट कर दी, आपका x आ गया 20। सो डायमेंशंस क्या आ गई, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ मेरी x थी और ब्रेड्थ मेरी y थी, तो 20 मीटर और दूसरा आपका आ गया 16 मीटर। देखो स्टूडेंट्स कितना इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स आप जो गिवन है उसको यूज करके अपने आंसर्स निकाल सकते हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। देखिए मैं आपको समझा दूं, जहां तक बात है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके लिए जो मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन 3 भी किया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं मैथमेटिकली। ज्योमेट्रिकली उसका मतलब क्या होता है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हो गया। तो यहाँ पे आपको जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी तरह अगर मैं बात करूँ पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन वाला जो केस था, जो मैंने समझाया था आपको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी तरह अगर बात करें कोइंसिडेंट लाइंस की, कोइंसिडेंट लाइंस, ये वो केस हो गया जो कि आपका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन वाला था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो क्वेश्चन में आपको लाइन दी है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a1 जो है वो 2 है, b1 जो है वो 3 है और c1 जो है वो -8 है। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, वो आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आप एक ऐसी इक्वेशन लिखो, लीनियर इक्वेशन, जिसको जब इसके हिसाब से a1 b1 c1 तो यही लेना है हर बार, 2 3 और -8, इसके हिसाब से आप a2 b2 c2 लो, तो बताओ ये 3 मैंने आपके सामने केस लेंगे, कौन सा केस बन रहा है। पहले पार्ट में इनफैक्ट उसने ये कहा है कि इंटरसेक्टिंग वाला ही केस करके दिखाओ, ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए फॉर द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइन मांग रहा है। सेकंड पार्ट में ऐसा लिखो स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन जिसमें a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आए, ताकि उससे पैरेलल लाइंस का केस बन जाए। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। इसी तरह थर्ड पार्ट में ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखो जिससे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाए, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो लिखते हैं भाई, बड़ा आसान है ये। तो फर्स्ट पार्ट में मैं लाइन ले लेता हूँ। देखो कुछ भी ऐसी इक्वेशन ले लो जिससे जब आप a2 b2 लिखो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए। तो मैं ले लेता हूँ लाइन 3x + 5y - 7 इज इक्वल टू 0। देखो इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरा a2 आएगा यहाँ पे 3, b2 आएगा 5 और c2 आएगा -7। तो देख लो क्लियरली, आप यहाँ पे निकालोगे आप a1/a2 कितना आएगा, a1 तो हमेशा वही लेना जो गिवन है 2/3। इसी तरह आप निकालोगे b1/b2, वो कितना आएगा 3/5। इक्वल नहीं आए ना क्लियरली, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपको फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस के हिसाब से लिखना था, तो आप लिख दो हेंस द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा ऐसे लिखो इक्वेशन जिससे कि कौन सी आ जाए आपके पास पैरेलल लाइंस।
तो अब ऐसे लिखो कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो सेम आ जाए, बट c1 बाई c2 डिफरेंट आए, तो बड़ा आसान है। फिर मेरी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y माइनस 8, मैं इसको ले लेता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ले लो। अब आपका a2 इसमें हो गया 2, b2 हो गया 3, आपका जो c2 है वो हो गया माइनस 9। तो अब आप निकालेंगे a1 बाई a2 दैट विल बी 2 बाई 2 1, b1 बाई b2 दैट वुड बी 3 बाई 3 1, c1 बाई c2 देख लो आपका कितना था, वो माइनस 8 था c1, माइनस 8 बाई माइनस 9 यानी कि 8 बाई 9। तो देखो आगे कि नहीं आ गया, कितना आसान है, खुद ही यूज करना था। तो देयरफॉर क्या है आपके पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 भी 1 है, b1 बाई b2 भी 1 है, बट c1 बाई c2 8 बाई 9, सो नॉट इक्वल। तो क्या हुआ, हेंस द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल लाइन्स मतलब नो सोल्यूशन वाला केस, तो फिर नो सोल्यूशन वाला ही फॉर्मूला लगेगा ना। इसी तरह बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट में लिखना है आपको जब कोइंसिडेंट लाइन्स आए, कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब इनफाइनाइट वाला केस। तो ऐसे लिखना है कि आपको ऐसी एक इक्वेशन लिखनी है जिससे a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों सेम आ जाए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 था, इसको मैं ले लेता हूँ। कोई भी ऐसा इक्वेशन लिख लो, या तो सेम ही लिख लो, सेम लिखोगे तो वही लाइन बन जाएगी एग्जैक्ट। आप अगर क्या करोगे 2x प्लस 3y माइनस 8 था आपका गिवन इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन गिवन था, इसका तरीका समझाता हूँ। ये इक्वेशन आपका गिवन था, बड़ी सिंपल चीज़ है, कोई नहीं बताएगा आपको ये। आपको कोइंसिडेंट लाइन के लिए दूसरी इक्वेशन लिखनी है। आप एक सिंपल से काम करो, इस इक्वेशन को ना किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही लिख दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा 4x प्लस 2 3 6y माइनस 2 8 16 इज इक्वल टू 200। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये आपका आंसर है। ये आंसर है कैसे, अभी देखो वेरीफाई करते हैं। अब आपका a2 कितना हो गया 4, b2 कितना हो गया 6 और c2 हो गया माइनस 16। a1 b1 c1 तो अभी भी वही आपके सामने है देखो। तो a1 बाई a2 कितना आ गया, a1 बाई a2, a1 आपका था 2, तो 2 बाई 4 1 बाई 2। इसी तरह b1 बाई b2, b1 आपका था 3 अपॉन b2 6 आ गया 1 बाई 2। इसी तरह c1 बाई c2, c1 आपका था माइनस 8 और c2 आपका है माइनस 16, तो देखो 1 बाई 2 आ गया। तीनों से आ गए ना, तो बन गया। अब मैंने तो 2 से इंटू किया, आप किसी भी सेम नंबर से कर लो, आप 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, दुनिया के किसी भी नंबर से कर लो, रेशो सेम आ जाएगा। और कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए तीनों रेशो सेम बनाने जरूरी है। तो ये प्रो टिप आप जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रखो, ज्वाइन करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराओ। इस तरह के बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको इस चैनल में मिलते हैं, और यही मिलते हैं सिर्फ, और कहीं नहीं मिलते हैं। तो ज्वाइन करो, बढ़िया नंबर आएंगे सीबीएसई बोर्ड्स में। तो देयरफॉर क्या आ गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। हेंस द गिवन लाइन्स आर coincident. The given lines are coincident. Clear students? चलिए चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सोल्यूशन। और देखिए 7 फिर से ग्राफिकल आ गया। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो सुन, बहुत सिंपल है, ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखा रखा है। मेरी लिखी हुई बुक से मैंने सोल्यूशन इसका आपके सामने दे दिया है, जहाँ आपके सामने क्लियरली देखो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ भी बना हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ भी बना हुआ है। वो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अब ये नीचे वाली लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये दोनों लाइन्स आपस में देख सकते हो आप इंटरसेक्ट कर रही है। और देखिए ये दो लाइन्स का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो फिगर बना हुआ है उससे ट्रायंगल बन रहा है क्लियरली। तो आपको करना क्या है, इस ट्रायंगल की वर्टिसेस जो है बतानी है और उस ट्रायंगल को शेड भी करना है। तो देखो मैंने करके दिया हुआ, शेड करा हुआ वो ट्रायंगल, दो लाइंस और प्लस एक्स एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल जो बना हुआ है इसको आपने शेड कर दिया और इनकी वर्टिसेस मैंने आपके सामने नीचे लिख दी है। तो बड़े इजीली आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाई दिया तो उसको आप कर सकते हो। जरूर अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन आपके सामने, नहीं समझ आता तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताना। इंपॉर्टेंट सबसे क्या है इसमें, ये जो वर्टिसेस कैसे लिखते हैं ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल का नाम भी देखो मैंने दिया हुआ है और तीनों वर्टिसेस ग्राफ से आप उठा लो। वो आप छोटी क्लास में भी कर चुके हो, फिर भी नहीं आता तो कमेंट करके बता देना। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन 3.1 के जो मैंने आपके लिए आज के इस वीडियो में किए हैं। अब इस वीडियो को ना बैक करके बार बार जरूर देखो क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू जो आते हैं वो मैंने किए हैं। बाकी इंतजार करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।